आप सभी का इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। उत्तर प्रदेश में 6 महीने बाद चुनाव है और सभी सियासी पार्टियां मैदान में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अलीगढ़ पहुंचेंगे और राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का शिलान्यास से जाटों को साधने की कवायद होगी। तो डिफेंस कॉरिडोर के शिलान्यास से उद्योग को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर देने का संदेश दिया जाएगा। पीएम मोदी का कार्यक्रम वेस्ट यूपी में चुनावी आगाज इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि प्रदेश सरकार के 5 साल जब पूरे होंगे तब आचार संहिता लागू होगी। 19 सितंबर को सरकार के 4.5 साल पूरे होने जा रहे हैं, जिसके जश्न की तैयारी हो चुकी है। 4.5 साल में हुए विकास कार्य और रोजगार का डेटा जुटाया जा रहा है। इससे साफ है कि चुनाव में विकास रोजगार के मुद्दों पर बीजेपी मैदान में उतरेगी। किसानों की बीते दिनों मुजफ्फरनगर में हुई किसानों की महापंचायत को लेकर पीएम मोदी का अलीगढ़ कार्यक्रम काउंटर अटैक भी साबित हो सकता है। माना जा रहा है कि किसानों व जाटों का न सिर्फ यूपी बल्कि हरियाणा और अन्य राज्यों के जाट समुदाय के बीच संदेश देने के लिए पीएम मोदी राजा महेंद्र सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा कर सकते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल, क्या जाट वोटर्स को मना पाएगी बीजेपी? पीएम मोदी के अलीगढ़ दौरे को लेकर विपक्षी पार्टियों ने निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। भाजपा ने 2017 में भी रणभेरी बजाई थी और उत्तर प्रदेश के किसानों से, नौजवानों से बड़े बड़े वादे किए थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में किसान और बदहाल हो गया। गन्ना की एमएसपी पर 1 रुपया नहीं बढ़ाया। लगातार 3 काले कानूनों के खिलाफ देश का अन्नदाता, प्रदेश का अन्नदाता प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन सरकार सिर्फ और सिर्फ अत्याचार कर रही। 2022 में उत्तर प्रदेश के यही किसान जो महापंचायत कर रहे हैं, सत्ता से बेदखल कर भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करेंगे। उस भारतीय जनता पार्टी का अहंकार चूर चूर करेंगे। किसान जब से आंदोलित है, लगातार भारतीय जनता पार्टी अपमानजनक शब्द किसानों के लिए बोल रही है। कभी किसानों को मवाली कहती है, कभी आतंकवादी कहती है। तब इन्हें किसान याद नहीं आते हैं। जब किसानों के लिए कृषि कानून बिल लाकर उनके डेथ वारंट पर साइन किया भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, तब इन्हें किसान नहीं याद आए। आज चुनाव को देखते हुए, उनकी नाराजगी को देखते हुए उनको किसान याद आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को इसके पहले किसानों की सुध लेने की कोई चिंता नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाए गए ये 3 काले कानून, जो 3 अध्यादेश, जिनकी वापसी के लिए किसान दिल्ली के बॉर्डर पर पिछले कई महीनों से बैठा हुआ है, जिसने बारिश झेली, पुलिस की लाठी झेली, किसान का सर फोड़ा गया, उसके रास्ते में किसान दिल्ली संसद ना जा पावे, उसके लिए कील लगाई गई। ये सब सुविधाएं जो भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को दी थी, उन सुविधाओं को देने के बाद फिर उनको किसान और जाट की याद आ गई। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश का किसान, इनकी जो नीति इन्होंने बनाई, जो 3 काले कानून लेके आए, उसके पूरे देश के किसानों ने उनका विरोध किया। तो आपने सुना, विपक्ष ने निशाना साधा है बीजेपी के ऊपर और साफ तौर पर यह आरोप लगाया कि 2017 में भी बड़े बड़े वादे बीजेपी ने किए थे सत्ता में आने से पहले, लेकिन उन वादों का हुआ क्या? आरोप यह भी लगाया है कि किसानों की सुध बीजेपी नहीं ले रही है, गन्ना किसान परेशान हैं और ऐसे में जो तीनों कृषि कानून लाए गए हैं उनका विरोध किसान कर रहे हैं, लेकिन किसानों की सुनवाई नहीं हो रही है। अब सवाल यह भी है, क्या किसानों के आंदोलन की वजह से जो माहौल बीजेपी के खिलाफ बनता हुआ नजर आ रहा है, उस माहौल को सेट करने के लिए अलीगढ़ का दौरा प्रधानमंत्री का अहम माना जा सकता है? क्या यह बड़ा दांव चुनाव से पहले बीजेपी का फूट सकता है जाटों को साधने के लिए? और सवाल यह है, क्या जाट वोटर्स को बीजेपी अपने पाले में लाने में कामयाब हो पाएगी? जो जाट वोटर छिटक गए हैं किसानों के आंदोलन की वजह से, जो दावा किया जा रहा है, तो क्या नाराज समुदाय को साधने में बीजेपी कामयाब हो पाएगी? प्रधानमंत्री के इस दौरे और इस सौगात को लेकर
क्योंकि आज राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी की आधारशिला प्रधानमंत्री रखने जा रहे हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह को जाटों का बड़ा नेता माना जाता था और आज नाराज जाट समुदाय को साधने की कोशिश क्या हो सकती है और क्या अपने संबोधन में प्रधानमंत्री की ओर से कहा जाता है, आज ये देखना बेहद अहम होगा। 2022 की तैयारी में बीजेपी मिशन रिपीट में पूरी तरह से जुटी हुई है। पूरी कोशिश पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश में इस वक्त कर रहे हैं। विपक्ष ने जान फूंक रखी है। कांग्रेस पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, बहुजन समाज पार्टी की बात करें, ये तीनों ही प्रमुख पार्टियां लगातार जोर शोर से हर संभव कोशिश कर रही हैं। आम आदमी पार्टी इस बार चुनाव में ताल ठोक रही है। आरएलडी की तरफ से भी लगातार बीजेपी को निशाने पर लिया जा रहा है। इसके साथ ही एसबीएसपी के अपने अलग मुद्दे हैं। ओवैसी की एंट्री के बाद भी तमाम समीकरण साधने की कोशिश और तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन बड़ा मुद्दा जो इस वक्त पूरे देश में किसानों का चल रहा है और जो लगातार बीजेपी के नेताओं का घेराव और विरोध किसानों की ओर से किया जा रहा है और जिस तरह किसानों के आंदोलन और महापंचायत के जरिए जाट समुदाय छिटकता हुआ नजर आ रहा है, नाराज चल रहा है, जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, क्या जाट समुदाय को साधने के लिए बीजेपी का यह हथकंडा कामयाब हो पाएगा? तो आज सवाल अपनी चर्चा में खास पैमानों के साथ 2022 के चुनाव से जुड़ा हुआ भी होगा, क्योंकि अलग अलग समुदाय, अलग अलग जातियों के सम्मेलनों के जरिए भी राजनीतिक मंच से पार्टियां अपने अपने वोट बैंक को पक्का करने में जुटी हुई हैं। तो जाटों को खुश करने के लिए बीजेपी ने अपना ये मेगा प्लान तैयार किया है। राजा महेंद्र सिंह के नाम पर विश्वविद्यालय का शिलान्यास आज पीएम करेंगे। 2019 के उपचुनाव में सीएम ने दरअसल इस बात की घोषणा पहले ही कर दी थी और विरोधियों पर भी निशाना साधा गया था कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर आज तक जो पार्टियां उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज रहीं, उन पार्टियों की ओर से कुछ नहीं किया गया। और हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपसे परिचय करा दूं। आरएलडी से प्रवक्ता हैं रविंद्र पटेल हमारे साथ मौजूद। रविंद्र जी, आपका स्वागत है। साथ ही बीजेपी से प्रवक्ता हैं संजीव मिश्रा। संजीव मिश्रा जी, आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हैं वंशराज दुबे। वंशराज जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हैं अभिषेक वाजपेयी। अभिषेक जी, आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हैं धर्मेंद्र यादव। धर्मेंद्र यादव जी, आपका भी स्वागत है। संजीव मिश्रा जी, शुरुआत आप ही के साथ। क्या मुजफ्फरनगर की महापंचायत का ये काउंटर अटैक है प्रधानमंत्री का दौरा? पार्टी की अपनी नीति है कि सबका साथ, सबका विकास और सब में विश्वास, उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी ने जिस तरीके से राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के लिए विश्वविद्यालय की आज आधारशिला रखने का काम हो रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो ये तो मैं समझ रहा हूं कि आज जितने भी राजनीतिक दल हमारे साथी लोग बैठे हैं जी, इन सब लोग जब उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट हो रहा है, उत्तर प्रदेश में जब विश्वविद्यालय का आधारशिला रखी जा रही, तो मुझे लगता है कि ये सब लोग बढ़ चढ़ के सरकार के साथ रहेंगे। और क्योंकि विश्वविद्यालय की शिलान्यास हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ये लोग राजनीतिक प्रतिबद्धता से ऊपर आज इन लोगों को इस बात को ये मानना पड़ेगा कि आने वाले समय में जब विश्वविद्यालय का की शुरुआत हो जाएगी तो निश्चित रूप में नौजवान, जब अलीगढ़ के नौजवान और वहाँ के आसपास के जनपदों के नौजवान जब उस विश्वविद्यालय में पढ़ करके आगे बढ़ेंगे तो उत्तर प्रदेश का और देश का विकास होगा। मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टी से इसमें सहयोग की बात करें। ठीक है। अभिषेक वाजपेयी जी, आप ही के नेता ये कहते हैं ना कि रोजगार नहीं है, छात्रों के लिए कुछ नहीं किया, कोई काम बीजेपी नहीं कर रही है, तो अब इससे तो फायदा होगा। देखिए गिना रहे हैं यहाँ पर फायदे संजीव जी, सिर्फ अलीगढ़ ही नहीं बल्कि आसपास के जो जिले हैं वहां पर भी छात्रों को इस यूनिवर्सिटी के बनने से फायदा होगा। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इतना फायदा हो रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट को नाम बदल करके अडानी एयरपोर्ट आने लगा। तो फायदा ही फायदा है, जाहिर सी बात है।
किसानों और लोगों का फायदा नहीं, लेकिन अडानी जी का जरूर फायदा है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट आपको ध्यान होगा कि यहाँ नौकरियों की कमी नहीं है, काबिल लोगों की कमी है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी विचारधारा वाले लोग क्या प्रदेश का विकास करेंगे और क्या देश का विकास करवाएंगे, आप समझ सकते हैं। और जहां तक की बात करें किसानों की, किसानों के मुद्दे पे अगर आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री जी ने अपनी भरी सभा में कहा था कि 20,000 करोड़ रुपए मैं मुख्यमंत्री कोष से सिंचाई के लिए दूंगा। क्या उन्होंने दिया? नहीं दिया। 500 करोड़ रुपए उन्होंने बोला था कि भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के लिए मैं दूंगा, कि जो छात्र हैं उनके लिए दूंगा। क्या उन्होंने दिया? नहीं दिया। ऐसे अगर गिनाने लगो तो बहुत सारी बातें हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से कथनी और करनी दोनों में अंतर रहा है। तो इसमें कोई किसी को शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी, आपको ध्यान होगा कि एक छोटी सी बचपन में कहावत कही जाती थी कि एक शिकारी था और बंदर को पकड़ने के लिए जब वो गया तो उसने एक पेड़ में सुराख करके कुछ मूंगफली उसमें डाल दी। जब बंदर ने उसमें हाथ डाला और मूंगफली पकड़ करके मुट्ठी बंद करके बाहर आने लगा तो बंदर उसी में फंस गया। तो भारतीय जनता पार्टी की जो नीति होती है वो सेम बंदर को फंसाने वाली होती है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लोग दूषित मानसिकता के लोग हैं। मैं आपको एक उदाहरण और बताऊंगा। संजीव जी, मैं आ रहा हूं सर, एक एक करके एक बार सबका कमेंट हो जाए, उसके बाद काउंटर करिएगा प्लीज। एक उदाहरण अपने भाई जनता को बंदर बता दिया तो इसलिए मुझे कहना पड़ा। नहीं, आप पूरी बात हो जाएगी फिर कहिए। और इनकी दूषित मानसिकता का प्रमाण मैं और एक और आपको दूं। हरदोई की घटना आपको याद होगी कि कैसे इनकी भरी सभा में जब इनके केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई कि आप जाइए अपने विधायकों के कामों को बताइए, क्योंकि विधायक इस काबिल तो है नहीं कि वो अपने कामों को गिना सकें। तो जब हरदोई में इनके केंद्रीय राज्य मंत्री टेनी जी जब गए थे और हरदोई के जिलाध्यक्ष बैठे हुए थे, एक ब्राह्मण व्यक्ति और एक व्यक्ति और था जो अपनी परेशानियों को जब गिनाने लगा तो टेनी जी नाराज हो गए और उन्होंने बोला कि ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हो सकता है, और अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है तो उसे तुरंत भारतीय जनता पार्टी से बाहर निकाला जाए। तो ये दूषित मानसिकता का प्रमाण है इनकी कि जब ये अपने कार्यकर्ताओं को नहीं सुनते तो जनता की कहां सुनेंगे। ठीक है धर्मेंद्र यादव जी, ये आरोप बीजेपी का लग रहा है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर आज तक किसी सरकार ने कुछ नहीं किया, जो सरकारें उत्तर प्रदेश के अंदर रहीं, और उनका योगदान कभी याद नहीं किया गया, लेकिन आज बीजेपी उसको जीवित कर रही है। धर्मेंद्र यादव जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी मिल रही है। धर्मेंद्र यादव जी, बीजेपी का आरोप यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकारें रहीं, उन्होंने महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर आज तक कुछ नहीं किया, उनके योगदान को कभी याद नहीं किया गया, और आज बीजेपी उनके योगदान को याद कर रही है, उनके नाम पर यूनिवर्सिटी बना रही है। बीजेपी अगर आरोप लगाना जानती है तो इस दुनिया में शीशा नाम का कोई चीज होता, आईना होता, उसको देखे तो उसको अपना असली चेहरा पता चलेगा। मैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों से और पूरे देशवासियों से पूछना चाह रहा हूँ कि कौन सी यूनिवर्सिटी है जो 4 महीने में बनकर तैयार हो जाती है? 2 कमरे का घर बनाने में आपको 6 महीने लगते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की इतनी श्रद्धा, इतनी आस्था थी राजा महेंद्र जी में, तो इन्होंने सरकार आते ही क्यों नहीं किया? मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं और योगी जी हैं, ये दोनों लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपनों के सौदा कर रहे हैं। उसका मैं 2 उदाहरण से आपको जिक्र करूंगा ताकि आपको भी समझ में आ जाए, पैनलिस्ट को भी आ जाएगा, पूरे देश के लोगों को समझ में आ जाएगा। मोदी जी ने कहा था कि मैं भारत के लोगों को, हवाई चप्पल पहनने वाले लोगों को हवाई यात्रा करवाऊंगा। मैं एक उदाहरण आपको बताता हूँ, खासकर ये युवाओं के लिए मैं बोल रहा हूँ, जो युवा इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे। इस देश के एक युवा है नीरज चोपड़ा जी, जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। गोल्ड मेडल जीतने के बाद यानी कि 7 साल प्रधानमंत्री जी रहे, प्रधानमंत्री की तरह, जब वो घोषणा किया था 2014 में, आज 7 साल हो गया है। 7 साल तक वो अपनी मेहनत से जब ओलंपिक का स्वर्ण पदक जीते, उसके बाद अपने माँ बाप के हवाई जहाज में बैठने के सपने को पूरा कर सके, और इस देश के प्रधानमंत्री को शर्म भी नहीं आई, उन्हीं नीरज चोपड़ा के साथ फोटो खिंचवा रहा है और कह रहा था कि भाई हम अपने इस देश के लोगों को, गरीबों को, हवाई चप्पल वालों को हवाई यात्रा करवाएंगे। अब इसके लिए इनके पास काउंटर क्या है? ये कह देंगे नहीं, हम तो हवाई यात्रा इसलिए नहीं करवा पा रहे हैं क्योंकि हमने हवाई जहाज बेच दी है, इसलिए यात्रा नहीं करवा पा रहे, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। दूसरा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर ये किसान नेता के इतने हमदर्द हैं तो किसानों की जो समस्या है, मैं कहता हूँ विपक्ष की बात मत मानिए, आप पूरी जनता की बात मानिए, क्योंकि आप तानाशाही रवैये से चलते हो।
आप अपने सांसदों की बात मानिए। वरुण गांधी जी ने कितनी अच्छी बात बोली कि जो गन्ना किसान का भुगतान है उसे तत्काल किया जाए, यानी गन्ना किसानों का भुगतान 12,500 करोड़ रुपए क्यों नहीं हुआ पिछले 1 साल का। दूसरी बात, इसी सरकार के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी ने पिछली बार चुनाव में कहा था कि हम गन्ना भुगतान 14 दिन के अंदर कर देंगे, अगर नहीं करेंगे तो उसमें ब्याज देंगे। आज तक 14 दिन पूरा नहीं हुआ। क्या उत्तर प्रदेश सरकार को 14 दिन नहीं हुआ या केंद्र सरकार को 14 दिन नहीं हुआ? अगर किसानों की इतनी इज्जत करते, किसानों की इतनी चिंता करते तो शायद गन्ना भुगतान करवा देते। रही बात गन्ना समर्थन मूल्य की, गन्ना समर्थन मूल्य आप अगर मैं बताऊं कि जो गन्ना की लागत है वो 343 रुपए है और उत्तर प्रदेश में गन्ना बिक रहा है 325 रुपए में एमएसपी के हिसाब से। अब बता दीजिए जो इतने का फर्क है तो किसानों की आय दोगुनी कहां से हो गई? अगर ये किसानों के असली हिमायती होते तो जो इनके वरुण गांधी कह रहे हैं 400 रुपए कुंटल गन्ने की बात करें उसकी करते। दूसरी बात शिक्षा से जुड़ा हुआ मैं बता दूं एक लास्ट बात, अगर ये शिक्षा से जुड़ा हुआ बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे कि 500 करोड़ रुपए अंबेडकर छात्रवृत्ति के नाम से एलोकेट करने की बात उत्तर प्रदेश सरकार ने किया था। और आज मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये बात खासकर दलित लोगों के लिए है जो जिनके बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं और पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं। पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो दलित छात्रों का जो एडमिशन होता था वो निःशुल्क होता था, यानी 0 फीस में होता था। आज जैसे ही 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इसने कहा कि नहीं 0 फीस पे एडमिशन नहीं होगा, पहले आप फीस जमा करिए, उसके बाद जब फीस पूर्ति होगी तब आपका पैसा वापस होगा। अब आप मुझे बता दो कि अगर कोई गरीब आदमी है, किसान आदमी है, उसके पास 10,000 रुपए एडमिशन के पैसे अगर होते तो आपसे क्यों मांगता? सरकार के सामने क्यों जाता? ठीक है, अभी बहुत समय पड़ा है और मुद्दे आप उठाएगा, लेकिन रविंद्र पटेल जी, विश्वविद्यालय बनने से छात्रों को तो फायदा होगा ही, लेकिन इस शिलान्यास से किसको फायदा होगा सर? सियासत के तौर पर इसको बड़ा अहम माना जा रहा है। मेरी बात तो आपने ही कर दी, सियासत हो रही है ये, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और देखिए निश्चित तौर पे राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी निसंदेह एक बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उनके प्रति राष्ट्रीय लोकदल श्रद्धा रखती है, अच्छे विचार रखती है। वो न सिर्फ एक राजा थे बल्कि आजादी के एक अग्रणी श्रेणी के क्रांतिदूत भी थे। उन्होंने स्वयं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की, है ना। वो कभी भी धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोग नहीं थे, वो सहिष्णु थे। उन्होंने हमेशा से जायज बातों के लिए आवाज बुलंद की, जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहे। और आप ये समझिए कि राजा महेंद्र प्रताप जैसी शख्सियत को सम्मान देना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके पीछे जो नियति है वो ठीक नहीं है। अगर एक व्यक्ति को आप एक व्यक्ति के नाम पे आप आधारशिला रख रहे हैं तो उस व्यक्ति के जीवन परिचय से भी आपको सबक लेना चाहिए। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने राजपाट को त्याग दिया, आधा से ज्यादा अपने राज्य को उन्होंने जनता के हित के लिए दे दिया, विद्यालय, स्कूल, चिकित्सीय सुविधाओं के लिए दान कर दिया, अपने महलों को दान कर दिया। उनसे ये सीख नहीं लेते। बहुत अच्छी बात आपके चैनल के द्वारा कही जा रही है कि यह निश्चित तौर पे यह किसानों को लोक लुभावन वादा जैसे पहले किया गया था उसी तरह का एक लोक लुभावन है। ठीक है, शिलान्यास हो सकता है लेकिन इसका उद्घाटन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कहां से शिक्षा और कहां से क्या उसके ज्ञान की बात। ठीक है, वंशराज दुबे जी, विपक्ष ये कह रहा है कि साहब सियासत हो रही है इस मुद्दे पर, सियासत कौन नहीं कर रहा है? सभी पार्टियां तो सियासत ही कर रही है ना उत्तर प्रदेश में। देखिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज जहां पे नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं और जो एक बड़ा कार्य का आधारशिला रखने वाले हैं, मुझे लगता है कि अगर आज राजा साहब होते तो इसी अलीगढ़ में जब लगभग 100 से ज्यादा लोग जहरीली शराब पीकर मर गए, योगी आदित्यनाथ जी और पूरी सत्ता खामोश रही और खुद नरेंद्र मोदी जी एक बार भी पूरे उत्तर प्रदेश की कार्य पद्धति पर, योगी आदित्यनाथ जी की कार्य पद्धति पर कभी कोई सवाल नहीं खड़ा किया। आप सोचिए, अलीगढ़ हुआ, हाथरस हुआ और तमाम उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में हजारों की संख्या में लोग जहरीली शराब पीकर मर गए। उसी अलीगढ़ में लोग चीखते रहे, परेशान होते रहे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। ना सत्ता सुनने वाली थी, ना सत्ता के हुक्मरान सुनने वाले थे। आज आप किसानों को खुश करने के लिए, किसानों को एक तरीके से बरगलाने के लिए आप अलीगढ़ आइए या फिर उनके घर जाइए, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी जन आशीर्वाद यात्रा में कर रही। जन आशीर्वाद यात्रा में क्या हो रहा है कि अपने विधायक मंत्री को नहीं भेज रहे हैं, सांसद को भेज दे रहे हैं। और सांसद के साथ में क्या हो रहा है, जनता उसको जन आशीर्वाद यात्रा को जन धुतकार यात्रा में बदल दे रही है। तो एक तरीके से जो पूरा 4.5 साल सरकार के बदहाल के 4.5 साल रहे, न कभी केंद्रीय नेतृत्व ने कोई इसमें निर्णय लिया,
न कभी जो है राज्य स्तर पे की सरकार ने लिया। और मुझे समझ में नहीं आता कि अगर इस मंच पे पहुंचकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी क्या बताएंगे। क्या आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ये बात बताएंगे कि 4.5 साल में जो उत्तर प्रदेश के नौजवानों को योगी आदित्यनाथ ने सपने दिखाए थे कि हम हर साल 13 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश के नौजवानों को देंगे, हम हर 90 दिनों के अंदर सारी की सारी जो सरकारी रिक्त भर्तियां उनको भरने का काम करेंगे। अगर मैं आज आदित्यनाथ सरकार का ही आंकड़ा ले लूं जो कहती है कि 4.5 साल में हमने 4.5 लाख नौकरियां दी, तो भी आपने 70 लाख नौकरी देने का वादा किया था, उसका क्या हुआ? नंबर 1। नंबर 2 ये कि 4.5 लाख का जो आपका फर्जी आंकड़ा है, जहां पे आप सारी की सारी वो भर्तियां जो जिनको आप 4.5 लाख में गिनाते हैं, वो सारी की सारी भर्तियां आज भी लंबित पड़ी हुई हैं। और आपको यकीन होगा, और आपके तमाम चैनलों ने भी रिपोर्टिंग की, किसी लखनऊ की राजधानी लखनऊ में, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश के नौजवानों के ऊपर भयंकर लाठीचार्ज होता है और आज भी लड़के वहां पे धरना दे रहे हैं। ठीक है, तो दूसरी बात हो गई। तीसरा, आप मुझे बताइए कि आज योगी नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गया है, इसलिए उनकी गतिविधियां बढ़ गई हैं, बड़ा हास्यास्पद नजर आता है। आज तक आपने सुना होगा सर, चुनाव आता है तो किसकी गतिविधियां नहीं बढ़ती हैं सर? आपके नेता भी तो पहुंच रहे हैं ना अयोध्या, मनीष सिसोदिया भी पहुंचे, संजय सिंह भी पहुंचे, रामलला के दर्शन भी किए और यात्रा भी कर रहे हैं तिरंगा। गतिविधियां तो सबकी बढ़ रही है ना। मैं आ रहा हूं। आज तक आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश में चोर फरार, डकैत फरार, गुंडा फरार, लेकिन उत्तर प्रदेश में पहली बार हो रहा है कि एक व्यापारी से रंगदारी मांगने के बाद जब उस व्यापारी रंगदारी नहीं देता है, महोबा का इंद्रकांत त्रिपाठी, तो उसकी हत्या हो जाती है और उत्तर प्रदेश से यशस्वी फरार हो जाता है। तो ये जो परिपाटी योगी आदित्यनाथ ने 4.5 साल में डेवलप करने का काम किया है, वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। दूसरा, आपने हमारे तीर्थ यात्रा, हमारे दर्शन पे, उस पर आऊंगा सर, उस पर आऊंगा मैं। एक बार संजीव जी से जवाब ले लेते हैं, उस पर मैं आऊंगा। संजीव जी एक एक करके जवाब दीजिए सबका। देखिए सर, जहरीली शराब का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, कोई काम क्या आप लोगों ने नहीं किया है 4.5 साल बाद। ये सवाल जनता पूछ रही है, विपक्ष पूछ रहा है। नहीं, जनता नहीं पूछ रही है, ये विपक्ष के कुछ वो लोग पूछ रहे हैं जो इस समय छटपटा रहे हैं कि किस तरीके से इनको सत्ता हासिल हो जाए। ऊट-पटांग आरोप लगा रहे हैं। कोई कह रहा है कि 4 महीने में कैसे विश्वविद्यालय कंप्लीट हो जाएगा। तो सरकारें होती हैं, सरकारें अपना काम शुरू करती हैं, विकास के काम को आगे बढ़ाती हैं। किसी ने संजीव जी यादव जी अभी कह रहे थे कि इसका लोकार्पण नहीं हो पाएगा, शिलान्यास ही हो रहा है बस। नहीं, वो भी होगा, सरकार फिर से आ रही है, अभी देखेंगे यादव जी, वो भी देखेंगे। लेकिन जिस तरीके की भाषा यादव जी बोल रहे थे, जिस तरीके की भाषा यादव जी बोल रहे थे कि वो कहता है प्रधानमंत्री जी के लिए, मुझे लगता है कि थोड़ा धर्मेंद्र जी, मुझे आप प्रोफेसर भी हैं, तो थोड़ा सा कम से कम संयम से अगर रखेंगे बात को तो बेहतर रहेगा। प्रधानमंत्री पूरे देश के और उसमें कहता है तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आज की शालीनता और सभ्यता की जहां तक हमारी भाषा है, तो देखिए सरकार उत्तर प्रदेश में जब बनी तो किसानों का ऋण माफ करने की बात हुई तो किसानों का ऋण माफ किया। 36,000 करोड़ रुपए के किसानों का जो ऋण था उस समय उसको माफ। अभिषेक जी आ रहा हूं। जहां तक गन्ना किसानों की बात है, तो गन्ना किसानों का भी जो बकाया था उसको पूरा किया और आने वाले समय में जो और भी है, जो अब बकाया हो रहा है वो भी पूरा हो जाएगा। हम वैक्सीन पूरे देश में वैक्सीन मुफ्त में लग रही, 80,000 लोगों को अन्न मुफ्त में मिल रहा, वो भी नवंबर तक मिल रहा। और आज की तारीख में जो मुद्दा था आपके चैनल पे, आपका बड़ा चैनल है, करोड़ों दर्शक हैं आप, आज का जो मुद्दा था कि राजा महेंद्र सिंह जी के नाम पर विश्वविद्यालय बन रहा है और विश्वविद्यालय का आज शिलान्यास होने जा रहा है। तो आधारशिला रखने के कारण अगर आप उसमें ये कहते हैं कि हाँ इससे और बड़ा भला होगा, मुझे तो लगता है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं ये सत्ता को देखते हुए केवल सरकार बनाने के चक्कर में आज की तारीख। ठीक है अभिषेक जी, यूनिवर्सिटी पर आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? यूनिवर्सिटी पर आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं, बोलिए सर। विश्वविद्यालय में और ठीक है, अभिषेक जी से जवाब लेते हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद यादव जी आपके पास आ रहा हूं मैं। अभिषेक जी, यूनिवर्सिटी पर आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? देखिए यूनिवर्सिटी, देखिए बड़ी साफ सुथरी सी बात है। बात यूनिवर्सिटी किसी भी, कितने भी यूनिवर्सिटी इन्होंने बनवा दी और जहां पे यूनिवर्सिटी चल रही है वहां पे लोगों को सुचारू रूप से वेतन तक तो मिल नहीं पा रहा है। कई सारी यूनिवर्सिटीज है। अरे मैं बिल्कुल, मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूँ संजीव जी। और सुन लीजिए लखीमपुर, देखिए लखीमपुर की घटना, अगर ये अपने प्राथमिक विद्यालयों को तो ठीक नहीं कर पा रहे हैं, सुन लीजिए, प्राथमिक विद्यालयों को तो ठीक नहीं कर पा रहे, यूनिवर्सिटी की क्या ठीक करेंगे?
अभी आप देखिए कि पिछले दिनों यूनिवर्सिटी की घटना, कांग्रेस में पिछले दिनों आलोचना यूनिवर्सिटी की की घटना कैसी वायरल हुई थी, नहीं, आज वहां बता पे दिया इस तरीके आपने। से पढ़ाई हो रही 32 साल थी, कांग्रेस में आने के लिए। जो वहां पे यूनिवर्सिटी में इस तरीके से पढ़ाई हो रही थी कि वहां पे जो 32 साल छात्र थे, कांग्रेस में आने इसीलिए है भैया। टीचरों को अश्लील उत्तर मैसेज प्रदेश भेज में रहे खाता थे। नहीं खुलेगा। ठीक है, छात्र जो थे टीचरों को अश्लील मैसेज भेजे, तो इस तरीके से तो ये पढ़ाई करवाते हैं, कोई मॉनिटरिंग का सिस्टम इनका नहीं है बेसिकली। और अभी ये ऋण माफी की बात कर रहे थे जी। अरे इन्होंने किसानों के साथ छल ऐसे किया, इन्होंने बोला था कि फसली ऋण जो होती है बिना ब्याज के हम देंगे, ठीक क्या है। इन्होंने दिया, ठीक वादा है। किया लेकिन निभाया नहीं। ठीक है। वादा किया, लेकिन निभाया नहीं। ठीक है, ठीक है, यानी असली मुद्दा यहाँ किसानों से जुड़ा हुआ ही है। यादव जी, क्या जाटों को साधने की ये कवायद है और इसमें विपक्ष को डर लग रहा है कि जाट बीजेपी के पाले में ना चले जाएं, जो छिटक गए, नाराज हो गए हैं? पराग जी, आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं मिश्रा जी की बात का जवाब दे दूं। हाँ। इनके घोषणा पत्र में जो लिखी हुई बात है मैं उसको बता रहा हूं, अगर इनको ऐसा लगता मैं गुमराह कर रहा हूं, गलत बात है। इनके घोषणा पत्र में लिखा हुआ था, इनके बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, क्यों इतना तड़फड़ा रहे हैं, बात सुन लीजिए। अभी आप परंपरा की बात कर रहे थे, आप संस्कृति की बात कर रहे हैं, आप संस्कृति की बात कर रहे हैं। अब आप मेरे से वरिष्ठ हैं, मैं आपके बीच में बोलूं, मेरे से वरिष्ठ हैं, आप मेरे से वरिष्ठ हैं, मैं आपके बीच में बोलूं, ये शोभा नहीं देता। संजीव जी सुन लीजिए एक बार, तो मैं क्या करूं बताइए, फिर मैं आ रहा हूं। इनके घोषणा पत्र में लिखा हुआ है कि हम प्रदेश में 10 अंतरराष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय बनाएंगे। मैं घोषणा पत्र आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए घोषणा पत्र है इनका, ठीक है। इसमें अगर साफ साफ दिख रहा हो तो आप पढ़ सकते हैं कि जहां मेरी उंगली है वहीं पे लिखा हुआ 10 अंतरराष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय बनाएंगे। जो ग्रेजुएट लड़कियां हैं, जो ग्रेजुएशन में शिक्षा लेंगी, सारी लड़कियों की मुफ्त पढ़ाई होगी। जो 12वीं की लड़कियां हैं, 50% ज्यादा नंबर है, उनकी मुफ्त पढ़ाई होगी। मैंने अभी आपको उदाहरण बताया कि स्कॉलरशिप वाला जो सिस्टम है, 0 फीस पे एडमिशन होता था दलितों का, और वो एडमिशन बंद कर दिया, और ये अपने घोषणा पत्र में ये लिखे थे। आज मैं मिश्रा जी से पूछना चाह रहा हूँ कि एक विश्वविद्यालय का नाम बताएं जो इन्होंने बनाया है। हाँ। एक इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम बताएं जो बनाया है, एक मेडिकल कॉलेज का नाम बताएं जो बनाया है, एक डिग्री कॉलेज का नाम बताएं जो बनाया है, एक इंटर कॉलेज का नाम बताएं जो बनाया है, जो चल रहा हो। और जो बना रहे उस पर तो आप लोग चर्चा कर नहीं रहे यादव जी। कब बनेगा तो बताओ, 4.5 सर जो बना रहे उस पर तो आप लोग चर्चा कर नहीं रहे हैं। 4.5 साल से कुछ बनाया, कुछ बन भी चुका होगा या सारे बन ही रहे हैं अभी तक, मुझे बताइए। डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, आपका एक्सपो बन रहा है, आपका विश्वविद्यालय बन रहा है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, मतलब आपका सब बन रहा है। कुछ बन के तैयार हुआ कि नहीं हुआ? 4.5 साल की समय सीमा में कुछ बन के तैयार कुछ नहीं शुरू हुआ। ठीक है, शुरू होगा तभी आधा अधूरा होगा। रविंदर पटेल जी, ठीक है सर, ठीक है, आधा अधूरा की बात ठीक है। देखिए रविंदर पटेल जी, अभी आप हंस भी रहे थे संजीव जी की बातों पर, किस बात पर आपको हंसी आ रही थी बताइए। और विपक्ष एकजुट होकर कैसे लगातार बीजेपी के जो विकास का रथ बीजेपी दावा करती है उसको कमजोर करने की कोशिश एक साथ कर रहा है, देखिए। ठीक है संजीव जी, नहीं लड़िए मत सर प्लीज, समय खराब होता है ऐसे। फिर से प्रश्न पूछिए। रविंदर पटेल जी, देखिए बीजेपी ये दावा करते कि हमने विकास के रथ को कहां तक पहुंचा दिया, लेकिन पूरा विपक्ष इस वक्त एकजुट हो गया है और इस वक्त हर तरीके की राजनीति उत्तर प्रदेश के इस बार चुनाव में हो रही है। चाहे हम जातियों के सम्मेलन की बात करें, धर्मों के नाम पर राजनीति की बात करें, बढ़ चढ़कर ये सियासी पारा इसको लेकर चढ़ा हुआ है। और अब जब विकास का दावा बीजेपी कर रही है तो क्या जीरो विकास हुआ है? विपक्ष को एक भी विकास का काम नजर क्यों नहीं आता? सबसे पहले तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी के लोगों का विश्वास ही नहीं है। आपने कहा धरना प्रदर्शन विपक्ष कर रहा है, मैं भी एक राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता हूं और जागरूक समझता हूं अपने आप को, काफी हस्तक्षेप रखता हूं। मुझे तो नहीं लगता हम धरना करने की परमिशन मांगते हैं, हमें परमिशन नहीं दी जाती है। हम प्रदर्शन करना चाहते हैं, हमें नोटिस थमा दी जाती है। हमारे लोग ज्ञापन देने जाते हैं, हमें पे मुकदमा लिख दिया जाता है कि धारा 144 का उल्लंघन कर रहे हैं। पहले आप ये बताइए, हमारे नेता कुछ वर्षा करना चाहते थे इस देश के किसानों के ऊपर, उनको परमिशन नहीं दी जाती है आदरणीय जयंत चौधरी जी को। और हमें भारतीय जनता पार्टी की भीख नहीं चाहिए। 2000-4000 रुपए देकर के आप किसानों को आप क्या काहिल बनाना चाहते हो? किसान इस देश का इतना स्वावलंबी है कि उसे अगर उसके अपने उपज का मूल्य मिल जाए, इतना है उसके लिए बहुत बड़ी बात है। सर बेरोजगारों के लिए तो बेरोजगारी भत्ता मांगते हैं ना आप लोग? नहीं, बेरोजगारी भत्ता हम बेरोजगारी भत्ता इसलिए मांगते हैं कि किसान का बेटा
किसान अपने बेटे को पढ़ाने के लिए ही टूट जाता है, आधे पेट रह करके भी किसान को अपने बेटे को पढ़ने के लिए इलाहाबाद लखनऊ भेजता है। और सुनिए सर, आपने कहा अलीगढ़ में आज शिलान्यास हो रहा है, ये बात सुन लीजिएगा। अलीगढ़ में पहले से ही विश्वविद्यालय चल रहा है। अगर इनको अलीगढ़ आगरा में विश्वविद्यालय चल रहा है, और अगर इनको विश्वविद्यालय बनाने की इतनी ही जल्दी थी, इतना ही था, तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पे ऐसे किसी जिला या मंडल में विश्वविद्यालय बनाते। जैसे मैं मिर्जापुर जिले से आता हूँ, मेरे जिले में कोई विश्वविद्यालय नहीं है, मेरे मंडल में कोई विश्वविद्यालय नहीं है, ठीक है, बनाते नाम। ठीक है रविंद्र, पूरी करिए, उसके बाद दुबे जी आपके पास आ रहा हूं। बनाना है विश्वविद्यालय तो ऐसे किसी मंडल या जिला में बनाते जहां पे विश्वविद्यालय की जरूरत थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय चल रहा है, अच्छा चल रहा है, लेकिन अलीगढ़ से नाम जुड़ा हुआ है ना, उनका नाम जुड़ा हुआ है, राजा का हाथरस से नाम जुड़ा हुआ है, तो फिर कहां बनाएंगे जाकर? महापुरुषों और ये तो बीजेपी कह रही है ना कि आज तक किसी पार्टी ने कुछ नहीं उनके नाम पर, उन्होंने बिल्कुल राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी को सम्मान मिलना चाहिए। करिए सर, जो पार्टियां उत्तर प्रदेश के अंदर रही हैं, फिर जो पार्टियां उत्तर प्रदेश के अंदर रही हैं उनसे भी सवाल करिए ना, सिर्फ बीजेपी से ही सवाल क्यों? भारतीय जनता पार्टी की नीयत पे सवाल खड़ा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की नीयत ठीक नहीं है। अगर उनकी नीयत ठीक होती तो इस देश के करोड़ों किसानों के साथ वो खड़े होते हैं। जो लोग कहते हैं कि हम किसान हितैषी हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, विश्वास कहां है? छात्र बेरोजगार है, युवा सड़कों पे है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, किसान सड़क पर उतरा आंदोलन कर रहा है पिछले 9 महीने से। आप किसके लिए सरकार चला रहे हैं? अडानी और अंबानी के लिए सरकार चला किसके लिए रहे हैं आप? आज चुनाव का 5 महीना बचा है, 4 महीना बचा है, तो आप आकर के आप भाई, प्रधानमंत्री का अधिकार क्षेत्र है, मुख्यमंत्री का अधिकार है, हमने उनको 5 साल के लिए चुना है, हमारी जनता ने चुना है, हम उनको सिरधार्य करते हैं, लेकिन उनकी नीयत गलत है। यही प्रधानमंत्री जी जब चुनावी सभा में पिछले 4 साल पहले आए थे, 4.5 साल पहले, सहारनपुर में क्या कहते? चौधरी चरण सिंह के नाम पे किसान राहत कोष बनेगा। क्या हुआ आज तक? सिर्फ कहने के लिए कहा आपने। देखिए, ये हमारी भावनाओं से जुड़ा विषय वस्तु है, हमें दर्द है। मैं किसान का बेटा हूं, अगर मेरे घर में पैसा होगा तो मैं अपने बच्चों को पढ़ा लूंगा, मुझे बेरोजगारी भत्ता नहीं चाहिए, लेकिन इनिशियल लेवल पे शुरुआत होनी चाहिए कहीं ना कहीं। ठीक है, और ये शुरुआत गलत हो चुकी है। ये सारे सरकार बेचते जा रहे हैं, ये रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, बेरोजगारों से रोजगार के नाम पे प्रतिवार भुगतान कराया जा रहा है, ट्रेजरी भरवाया जा रहा है, और फिर क्या होता है कि वो परीक्षा रद्द कर दी जाती है। आप समझिए, इस देश की जो दशा और दिशा वर्तमान समय में है, पिछले 70-75 सालों में कभी नहीं रही। इस देश में धर्म की लड़ाई करा करके ये जो भारत देश की सर कौन नहीं कर रहा है? धर्म की लड़ाई, जाति की लड़ाई कौन नहीं कर रहा है सर? सभी पार्टियां, अभी मैं नाम गिनाने बैठूंगा तो सबके अलग अलग जातियों के सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं। ये हम चर्चा लगातार करते भी रहे हैं, इस पर चर्चा होती भी रहेगी। दुबे जी कौन नहीं कर रहा है धर्म और जाति की लड़ाई? ठीक है सर, वंशराज दुबे जी, ठीक है, वंशराज दुबे जी, कौन नहीं कर रहा है धर्म और जाति की लड़ाई? सर सभी कर रहे हैं ना, आप भी करेंगे। और देखिए, पहुंच गए मनीष सिसोदिया और संजय सिंह अयोध्या रामलला के दर्शन करने। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो आपने पिछला सवाल भी आपका यही था कि आज आम आदमी पार्टी जो तिरंगा यात्रा निकाल रही है अयोध्या में, तिरंगा यात्रा हम जो हीरक जयंती है आजादी की 75वीं वर्षगांठ में हम उसको मना रहे हैं, और पूरे साल भर का कार्यक्रम है, जिसके तहत आज 14 तारीख को अयोध्या में कार्यक्रम है। लेकिन इस 14 तारीख के, अब चूंकि कल आ गए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया साहब और संजय सिंह जी, तो कल जाके रामलला जी के दर्शन किया। तो इसमें क्या बुराई है भाई? रामलला जी तो किसी एक पार्टी के तो है नहीं, उत्तर प्रदेश और पूरे देश की जनता के हैं, सभी हिंदू समाज के लोगों के हैं। और राम राज्य की जो परिकल्पना थी, राम राज्य का जो एक तरीके से परिभाषा थी, उसको तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने नेस्तनाबूद कर दिया। राम जी का नाम पे हर बार सरकार बनाई, लेकिन राम जी के नाम पर चंदा मांग कर और चंदा में चोरी करने का काम किया। यहाँ यही अयोध्या से चंपत राय जी चंदा लेके चंपत हो जाते हैं। तो ये बात तो रही दूसरी, लेकिन आप सोचिए, जिस राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी की बात कर रहे हैं, जो हम सबके लिए माननीय है, लेकिन आप सोचिए कि उसी जिस हाथरस के आपने बात की और अलीगढ़ की बात की, उसी हाथरस में एक वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ में इतनी दुर्दांत घटना होती है, और उन अपराधियों के पक्ष में भाजपा के सांसद और विधायक खड़े हुए नजर आते हैं, और जब ये बात फैलने लगती है तो रातों रात उसको पेट्रोल डाल के जला दिया जाता है। क्या राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी अगर आज होते तो क्या इस बात को सह पाते कि उन्हीं के क्षेत्र में ऐसे लोगों के साथ में, एक समाज के साथ में इस तरीके से ये उत्पीड़न करने का सरकार काम कर रही है? और एक बहुत लंबी फहरिस्त है, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक लंबी फहरिस्त है। मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी से सवाल नरेंद्र मोदी जी को पूछना पड़ेगा। और जब आपकी राजनीतिक गतिविधियां पड़ रही है,
तो उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को जानना चाहती है कि आज जाओ आप बार आप कह रहे हैं भैया विकास तो हुआ है, विकास तो हुआ है। अरे विकास हुआ है, हम भी तो कह रहे हैं विकास हुआ है, विकास हुआ है। प्राइमरी स्कूल में बच्चों को नमक रोटी दी जा रही है, विकास तो हुआ है। उत्तर प्रदेश में व्यापारियों से रंगदारी मांगी जा रही है, विकास हुआ है। उत्तर प्रदेश के 1700 थानों में जातियों को देख के कार्रवाई हो रही है, विकास हुआ है। तो विकास कहाँ नहीं हुआ? जितने भी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, माननीय सांसद संजय सिंह जी ने एक संज्ञा दी थी, उसको मैं कोट कर रहा हूं, योगी बाबा 40 चोर। हर मंत्री किसी न किसी भ्रष्टाचार में फंसा हुआ है। शिक्षा मंत्री जी नौजवानों को नौकरी नहीं देंगे, शिक्षकों की भर्ती नहीं कराएंगे, ठीक है, अपने सगे भाई को ईडब्ल्यूएस कोटे से नौकरी देंगे। एक में मुझे बोले दीजिए, सिर्फ 30 सेकंड। दूसरा, जल शक्ति मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह जी जो घोटाले घोटाते जा रहे हैं, तो एक लंबी फहरिस्त चोरों की, भ्रष्टाचारों की और राम जी के नाम पर दलाली खाने वालों की। तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश की जनता से कि इस बार आपको धर्म जाति की बात करने वालों की नहीं, लेकिन नीयत की बात होती है। अगर धर्म, हम भी हिंदू धर्म से हैं, हम भी सुबह उठ के पूजा पाठ करते हैं, हम भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन हमारी नीयत में ये नहीं कि उसको हमको राजनीतिक मुद्दा बनाना है। हमारी नीयत में है प्रभु श्री राम जी की। लेकिन सवाल यही है दुबे जी, आपको बैठकर टीवी पर क्यों बताना पड़ रहा है कि आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं? यही तो सब कर रहे हैं। संजीव जी जवाब दीजिए। विकास का दावा तो आम आदमी पार्टी कर रही है और राम राज्य तो वही बनाएगी, आप कुछ नहीं कर पाए। 30 सेकंड बस। हाँ। इसलिए मैं बता रहा हूँ, फर्जी हिंदुत्व के लोग हैं, ये फर्जी राष्ट्रवादी हैं, फर्जी हिंदुत्व का है। मुझे बताइए कि क्या मैं प्रभु श्री राम जी के नाम पर चंदा लूंगा? ठीक है, अब संजीव जी को जवाब देने दीजिए। सबने प्रार कर दिया, सुन तो लीजिए सर। ठीक है दुबे जी, ये भारतीय जनता पार्टी दुबे जी, ठीक है सर, ठीक है। नहीं ऐसे नहीं सर, प्लीज एक करके प्लीज सर। संजीव जी जवाब दीजिए। असली रामराज तो आम आदमी पार्टी लेकर आएगी, आप क्या कर पाए? अभिषेक जी आरोप है, अभिषेक जी रुक जाइए प्लीज। संजीव जी एक बार जवाब दीजिए, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। और जो आरोप लगाते हैं वंशराज दुबे जी, अब सुन लीजिए सर प्लीज। देखिए आपको बहुत मौका दिया मैंने, पूरा समय दिया सर, पूरा समय आपको दिया, सुन लीजिए प्लीज। नहीं संजीव जी सब सुन रहे हैं, आप बोलिए। संजीव जी सब सुन रहे हैं, बोलिए। अभिषेक जी आपके पास आ रहा हूँ कर रहे हो वो बेहतर नहीं है। संजीव जी बोलिए, आप ही बोल रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा, बोलिए। ये करिश्मा है संजीव जी, भारतीय जनता पार्टी का ही ये करिश्मा है कि सारे राजनीतिक दल, केवल आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे राजनीतिक दल के लोग पूजा भी कर रहे हैं, मंदिरों में भी जा रहे हैं। अरे भाई ये हमारा पर्सनल मामला है भाई। हिंदुत्व के ठेकेदार है क्या? हिंदुत्व के ठेकेदार है? कैसे बोल रहे? उत्तराखंड से संजीव मिश्रा जी, हम अवध के लोग हैं। योगी आदित्यनाथ जी उत्तराखंड से आए हुए हैं, हम अवध के लोग हैं। ऐसे मत बोलिए, हिंदुस्तान के तो सभी है, ठेकेदार नहीं योगी आदित्यनाथ जी, हिंदुस्तान के तो सभी है, इस्तेमाल मत करिए। कोई नहीं बताएगा कि भगवान की पूजा करेंगे। अरे भाई भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पे क्यों चल रहे हो वंशराज जी? दुबे जी, मिश्रा जी प्लीज सर समझिए, एक करके बोलिए। रविंदर जी आपके पास आ रहा हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए सर प्लीज। अभिषेक जी आ रहा हूँ। रविंदर जी आप अपनी बात पूरी करिए, अभिषेक जी और रविंदर जी इंतजार कर रहे हैं। फिर मैं ये कह रहा था कि भाई वंशराज दुबे जी, आप तो संजीव मिश्रा का काम आसान कर रहे हैं। संजीव मिश्रा जी चाहते हैं कि धर्म की चर्चा शुरू हो जाए। आज चर्चा हो रही है राजा महेंद्र प्रताप जी के आधारशिला रखने विकास पर, मुद्दों पर मुद्दे बात करिए। हर डिबेट में सर, सुनिए, हर डिबेट में धर्म की राजनीति आखिर क्यों आती है? सवाल यही है ना दुबे जी, अब लगातार मत बोलिए आप। सुनिए संजीव सर, सुनिए आप विद्वान है, सुनिए दूसरों को भी सुनिए, अच्छे वक्ता, अच्छे श्रोता बनिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये धर्म धारण करने का विषय वस्तु है। मैं किस धर्म को मानता हूं, कौन सी मेरी पूजा पद्धति है, इस पे किसी दूसरे व्यक्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए, ना ही अतिक्रमण होना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत विषय है। मैं मंदिर जाऊं ना जाऊं, पूजा करूं ना करूं, ये मेरा अपना व्यक्तिगत मामला है। लेकिन हम यहाँ राजनीतिक लोग बैठे हैं, यहाँ बात हो रही है राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के आदर्शों को अपना करके उससे आत्मसात करने की। उनके नाम को आपने तो अपना लिया, लेकिन उनके द्वारा दी गई शिक्षा, जीवन पर्यंत जो उन्होंने आदर्श स्थापित किए,
वो कभी उन्होंने वो धार्मिक नहीं थे, कभी उन्होंने उन्माद नहीं फैलाया, उसका ज्ञान नहीं लिया हमारे देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। और बहुत सही बात है, इसी हाथरस की धरती पर हमारे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी जब जाते हैं दलित कन्या को न्याय दिलाने के लिए, तो योगी की पुलिस उन पर लाठी बरसाती है। क्या यही लोकतंत्र है? इसी लोकतंत्र के लिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अपने जीवन की आहुति दी थी। हमें उनके आदर्शों से भी सबक लेने की जरूरत है, हमें उनसे सीखने की जरूरत है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी की बात नहीं है। इस देश का किसान सड़कों पर बैठा है, इस देश का नौजवान आज बेरोजगार है, इस देश का छात्र पढ़े बिना बगैर, हमारे घर के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग रैलियों पर रैलियां कर रहे हैं। उनको परमिशन है, हमारे लोगों के लिए, जनता की बात करने के लिए परमिशन नहीं दी जाती है। फिर ये सवाल धर्मेंद्र यादव जी से भी होगा ना आपका, जो अनदेखी राजा महेंद्र प्रताप सिंह की गई है, धर्मेंद्र यादव जी से भी सवाल करिए फिर आप। नहीं, मैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी को या उनके जैसे किसी भी महापुरुष को सम्मान देने के पक्ष में हूं। मेरी पार्टी चाहती है, और फिर मैं सपा से क्यों पूछूं? मैं तो सबसे कहता हूं, कल को मेरी सरकार बनेगी, हमारी किसान हित सरकार बनेगी, हम भी ऐसे महापुरुषों को सम्मान देने का काम करेंगे, क्योंकि हम राजनीतिक कार्यकर्ताओं का जीवन चरित्र ही समाज के प्रति समर्पित है, और हमें ऐसे लोगों को सम्मान देना ही चाहिए। इसके लिए तो हम खुले कंठ से तारीफ कर रहे हैं। ठीक है सर, लेकिन उसके नियत को खंडित कर रहे हैं। ठीक है अभिषेक जी। देखिए, आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी के और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक बात बोली थी जी कि हम शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए जो हमारे विद्यालय हैं, हम उनको अच्छे कैटेगरी का बनाएंगे और अच्छी सुविधाएं उनको प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन आप लखीमपुर के स्कूल्स को देख लीजिए, आप चाहे सीतापुर को देख लीजिए, चाहे हरदोई, चाहे कई जगह पे सारे उदाहरण, लखनऊ में भी उदाहरण हैं, जो प्राथमिक विद्यालय थे वो बंद पड़े हुए हैं, और कई सारे प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पे भैंस गांव वाले बांध रहे हैं। उसके बारे में क्या वो जागरूक नहीं हो पाए? आज तक उसको क्यों नहीं सुधारा जा सकता? नंबर एक। नंबर दूसरी चीज, यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। यूनिवर्सिटी को जब आप यूनिवर्सिटी की बात तो उसके शिक्षा प्रणाली को भी मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। कई सारे शिक्षक ऐसे हैं, अभी कुछ दिन पहले निकला था कि बुंदेलखंड की यूनिवर्सिटी में कई सारे शिक्षकों ने हड़ताल की थी। किस वजह से? क्योंकि वहां पे उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। ये थोड़ी सी 1 साल पुरानी घटना होगी, संजीव जी को अच्छे से याद होगा। तो हमें अपने ढांचे को इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि लोगों को फैसिलिटीज मिल सके, लोग जिसकी बुनियादी जरूरत पूरा कर सके, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे हमारे छात्र हो, चाहे आपके व्यापारी वर्ग हो, चाहे महंगाई के मुद्दा हो, चाहे महिला सुरक्षा का मुद्दा हो। हर मुद्दे को हमारी जरूरत के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि हमारी जरूरत क्या है, समाज को जरूरत क्या है। आप सिर्फ समाज को बांटने की प्रक्रिया नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, अभी बंसराज जी बोल रहे थे हमारे आपके प्रवक्ता कि जब युवाओं को नौकरी देने की बात आई, भारतीय जनता पार्टी पहले से ही भ्रमित है। उत्तर प्रदेश में कुछ और आंकड़े देती है, दिल्ली एनसीआर वगैरह में जो पोस्टर लगाती है वो तकरीबन 5.5 लाख से 6 लाख रोजगार देने की बात करती है। तो भारतीय जनता पार्टी खुद भ्रमित है कि कितने रोजगार दिए, कितने नहीं दिए, उसको खुद आंकड़ा नहीं है। सदन में इस बात को बोला गया था कि आप आधिकारिक तौर पे बताइए, तो वो बोल नहीं पाए थे। और सबसे बड़ी चीज, उसके बाद में एक बात और आपको याद दिला दूं कि हमारे संजीव भाई जब किसानों की बात करते हैं तो किसानों के जो आपको याद होगा, जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने नहरों का जाल बना थी। उन नहरों में काफी सारी नहरें ऐसी हैं जो खुल गई हैं, जहां पे पानी आ रहा है, वहां के बारे में उन्होंने कुछ नहीं सोचा। सिर्फ क्योंकि इनकी मंशा ये नहीं है देश को और प्रदेश को आगे बढ़ाने की, इनकी मंशा सिर्फ ये है पूंजीपतियों की जेबें गर्म करना, ठीक है, और अपनी जेबें गर्म करना, ये सिर्फ इनकी मंशा रह गई। इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन विश्वविद्यालय से कौन से पूंजीपति की जेब गर्म होगी धर्मेंद्र यादव जी? और आप तो ये कहते हैं ना कि जो बीजेपी कहती है वो करती नहीं है। देखिए 2019 में घोषणा की थी योगी आदित्यनाथ ने, आज पूरा कर रहे हैं। आपको बड़ा अच्छा सवाल पूछ लिया, कौन सी जेब गर्म होगी? अगर आपको जानकारी हो तो पूरे देश की 85% शिक्षा व्यवस्था प्राइवेट हाथों में है।
आज जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, चाहे नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हो, चाहे बेनेट यूनिवर्सिटी हो, और एनसीआर में आप जाके देखें शारदा यूनिवर्सिटी हो, ऐसे सैकड़ों यूनिवर्सिटियां हैं जिन सैकड़ों यूनिवर्सिटियों में टीचरों का शोषण इतने बड़े पैमाने पर होता है। मैं आपको एक आंकड़ा बता देता हूं, उत्तर प्रदेश में जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, जो एशिया की सबसे बड़ी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, इसके थोड़ा पीछे में जाके आपको बता दूं, सन 2000 में बनी थी, लेकिन 2012 तक इसके बिल्डिंग का निर्माण नहीं हो पाया था। जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई 2015 में इसका एक भव्य कैंपस बना सरोजनी जानकीपुरम विस्तार में, लखनऊ में। आप जाके देखिएगा, इतना भव्य कैंपस था कि योगी जी उसका उद्घाटन करने में शर्म खा रहे थे, तो प्रधानमंत्री मोदी जी को भी बुलाया था, दोनों लोग मिलकर उसका उद्घाटन किए थे। तो ये जो देश की एशिया की जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, एशिया की जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसकी बात मैं बता रहा हूँ। अब इससे जुड़े हुए 750 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, और पूरे देश में करीब 10,000 इंजीनियरिंग कॉलेज या टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से जुड़े हुए होते हैं। इसमें पढ़ाने वाले तकरीबन 5.5 से 6 लाख टीचर हैं। 5.5 से 6 लाख टीचरों में 1% भी कॉलेज ऐसे नहीं है जो भारत सरकार या एआईसीटी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करते हैं। इसकी शिकायत मैंने खुद करी है, इसलिए मैं आपको पूरा डिटेल बता रहा हूं। मैंने खुद ही ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन में किया है। 6 पे कमीशन आज तक नहीं मिलता है, और 7 पे कमीशन की बात तो बहुत दूर है। तो जो आप कह रहे हैं किसका जेब गर्म हो रहा है, पूंजीपतियों का ही जेब गर्म हो रहा है, चाहे वो आपका किसानों के 3 काले कानून हो, चाहे आपकी शिक्षा व्यवस्था हो। आप मुझे बता दीजिए कि वित्तविहीन के करीब 5 लाख टीचर हैं उत्तर प्रदेश में, जो स्कूल में पढ़ाते, 12वीं तक पढ़ाते हैं। यूपी बोर्ड का मैं बता रहा हूँ, सीबीएसई बोर्ड नहीं जोड़ा हूं इसमें। पिछले 2 साल से जब से कोरोना की पहली लहर आई है, आज तक आप सर्वे करा लीजिए, मेरे पास आंकड़े हैं, चाहे आपके अम्बेडकर नगर का हो, चाहे लखनऊ का हो, चाहे सहारनपुर का हो, कहीं भी सुनिए, कहीं भी सैलरी नहीं मिल रही टीचरों को। सरकार पहुंचा रही है, तो पूंजीपति जो इंडस्ट्रीज लगाते हैं उससे फायदा किसको होता है, रोजगार किसको मिलता है, भारत के बाहर के युवाओं को मिलता है क्या? अच्छा, लेबर ला के वो बना था। आप मुझे बता दीजिए कि आप प्राइवेट स्कूल खोल लीजिए और मुझे बताइए कि आप मुझे 5,000 में पढ़ाइए और मेरी वास्तव में सैलरी 50,000 होनी चाहिए। तो कैसे शोषण नहीं हो रहा है? नियमों का उल्लंघन कैसे कर रहे हैं? अप्रूवल कैसे मिल रहा है? आप मुझे बताइए, कैसे अप्रूवल मिल रहा है? छात्रों की संख्या, स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो क्यों नहीं मेंटेन कर रहे हैं? अभी मैं लखनऊ का बता रहा हूँ, लखनऊ पे बोला गया था कि जितने प्राइवेट स्कूल हैं सब अपनी डिटेल पोर्टल पे डालेंगे। पूरे लखनऊ में सिर्फ 3 विद्यालयों ने अपनी डिटेल डाली थी, बाकी किसी ने नहीं डाली। तो ये क्यों नहीं डालते हैं? अब मुझे बताइए, इसका मतलब इसमें शिक्षा मंत्री से लेकर आप सभी लोग बने रहिए मेरे साथ। संजीव जी, आपके पास मैं आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले सुनवाते हैं कि पीएम मोदी के अलीगढ़ पहुंचने पर किसान नेता राकेश टिकैत क्या कुछ कह रहे हैं। 26 तारीख को और 27 तारीख को भारत बंद है, तो उसके बारे में थोड़ा सा। और हो रही होगी, पंचायत भी होती रहनी चाहिए देश में। पंचायत होती रहेगी तो कुछ ना कुछ समाज भी जागरूक रहेगा और सरकारें भी चेतती रहेगी। होना चाहिए पंचायत। और जो बंद है उसको, और बंद तो रहेगा ही 27 तारीख का। सबसे अपील करेंगे भाई बंद रखना। रूपरेखा क्या रहने वाली, थोड़ा जानना चाहिए। तमाम जगह जा रहे होंगे? हाँ जा रहे, बंद रहेगा, बंद रहेगा, आम जनता उसको बंद करेगी। बस आखिरी सवाल मेरा ये बता दीजिए कि पश्चिमी यूपी के बारे में मैंने आपसे लगातार पूछा, तमाम पार्टियां इस समय सक्रिय हैं यूपी में जब इलेक्शन आ रहे हैं, तो इस पर फिर भी मेरा सवाल यही है कि पश्चिमी यूपी को किस तरह से आप देखते हैं? तमाम जो राजनीतिक दलों के हिसाब से बात करें, आपने कहा कि हम बीजेपी के जहां जहां है बीजेपी वहां पर हम जाकर उसके खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, तो ये चीजें किस तरह से जोड़ते हैं? और तो अपने किसानों की बात कर रहे भाई, प्रधानमंत्री जहां जा रहे हैं 2022 में आमदनी बढ़ेगी तो फसलों के रेट भी दुगने होंगे, वो भी उनको घोषणा करनी चाहिए। हम तो वही तो कह रहे हैं कि 3 महीने की बात होगी, रेट दुगने हो ही जाएंगे। अब वही तो बात हम कह रहे हैं। हाँ, तो राकेश टिकैत हमारे साथ थे, जिनसे हमने बात की, तमाम मुद्दों पर उन्होंने बात की, और पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में किस तरह से किसान आंदोलन जो है वो उभरा है, उस पर भी हमने बात की। गाजीपुर बॉर्डर से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। तो राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे, इंडिया न्यूज संवाददाता जतिन ने उनसे बातचीत की है। संजीव जी, जवाब दीजिए। देखिए, सर लगातार सवाल आप लोगों के ऊपर उठ रहे हैं और किसान भी पूरी तरह से सक्रिय हैं बीजेपी के नेताओं को घिराव करने के लिए। राकेश टिकैत साफ तौर पर एक बार फिर से वही सवाल पूछ रहे हैं कि जो बातें प्रधानमंत्री की ओर से कही जा रही हैं उन पर अमल करें। तो देखिए, मैं कुछ आंकड़े रख दूं, क्योंकि सारे विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में कितने बड़े बड़े डेवलपमेंट हुए। मुझे लगता है आपको इनको जानकारी नहीं है, या मेरे को जानकारी हो सकता है इनको देने में दिक्कत है। आप दे दीजिए सर। अब सुन लो, मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना के तहत। अरे विश्वविद्यालय का नाम बताइए, विश्वविद्यालय का। अरे रुको भाई, एक इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम बताइए, एक इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम बताइए,
एक इंडिविजुअल का नाम बता दीजिए। अच्छा यादव जी एक बार सुन लीजिए क्या कह रहे थे कि अब समय कम है, प्लीज समय भी कम है सर, सुन लीजिए प्लीज, वरना आप लोगों के पास में नहीं आ पाऊंगा फिर। यादव जी आप लोगों के पास में नहीं आ पाऊंगा, एक बार सुन लीजिए प्लीज। योजना से सुन लिए, की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग कराई जा रही है। एक यूनिवर्सिटी का नाम बताइए, एक विश्वविद्यालय का नाम बताइए, स्कूलों का एक विश्वविद्यालय का नाम बताइए, एक विश्वविद्यालय का नाम बता दीजिए, इंजीनियरिंग का नाम बता दीजिए। सर समय कम है, एक एक करके बोलिए प्लीज, बाकी सबका कमेंट नहीं हो पाएगा फिर फाइनल में। ITI बनाए कस्तूरबा विद्यालयों की स्थापना श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के लिए। ठीक है अभिषेक जी, बहुत जल्दी से फाइनल आपका। ठीक है सर, प्लीज सर प्लीज, समय कम है अभिषेक जी, बहुत जल्दी फाइनल। सर समझिए प्लीज सर, समय कम है, ये गलत तरीका है। यादव जी सुन लीजिए आप, यादव जी सुन लीजिए सर। 2017 में जवाब दे चुकी है, कई जो क्षेत्रीय दल है, मैं फिर कह दूं, इंडिया न्यूज बड़ा चैनल है, मैं फिर कह दे रहा हूँ कि कई क्षेत्रीय दलों की दुकानें बंद हो जाएंगी 2022। चलिए ठीक है अभिषेक जी, बहुत जल्दी सर, 10 सेकंड में सर प्लीज, समय कम है, 10 सेकंड में अभिषेक जी बहुत जल्दी प्लीज। जनता पार्टी पूरे आपको मुबारक, विवाह सपना देखिए, 3 में सपने देखिए। सर अब समय कम है, देखिए आप लोग बीच में बोल रहे हैं इसलिए माफी चाहूंगा, सबके पास अब मैं नहीं जा पा रहा हूं, समय कम है। आप सभी का बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए, इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार राजनीति जातियों के नाम पर, धर्मों के नाम पर भी शुरू हो जाती है, मुद्दा कोई भी हो, लेकिन असल मुद्दा विकास होना चाहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए।